हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केविन एजुकेशन पर। दोस्तों, हम आपको लगातार सीटेट की तैयारी से संबंधित नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और लगातार टेस्ट भी आपको देते रहे, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलता है। तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है भाषा शिक्षण शास्त्र। आप देखिए, भाषा शिक्षण शास्त्र के बारे में आपको कुछ जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ और आप लोग उसकी सहायता से जो पैडागोजी है लैंग्वेज लर्निंग की, टीचिंग की, जो लैंग्वेज पैडागोजी है, आप उसको इजीली आसानी से सोल्व कर पाएंगे। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जो ध्यान रखना है, जो मेन बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो ये है कि हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि हम किस उम्र के बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, किस उम्र के बच्चे के बारे में बातें कर रहे हैं। क्योंकि उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप 1st to 5th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको केवल 8, 9, 10, 12 साल तक के बच्चे के बारे में सोचना है। यदि आप उसको थोड़ा सा अपर ले रहे हैं तो किशोरावस्था से पहले तक के बारे में के बच्चों के बारे में आपको यहाँ पर सोचना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीएफ ने इस बारे में बिल्कुल क्लियरली दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं पहले से। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम एनसीएफ 2005 को अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि 2005 में स्पष्ट किया गया है कि एक भाषा शिक्षक को, एक लैंग्वेज टीचर को क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि लैंग्वेज आपको वहां पर करानी है। लैंग्वेज के बारे में अभी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा कि लैंग्वेज किस तरह से बच्चा अर्जित करता है, तो वो किस तरह से करता है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताओ कि भाषा शिक्षक को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बात आपको एनसीएफ 2005 में बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और बच्चे को आपको सिखाना है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे को सिखाना, आपको खुद नहीं सीखना है, क्योंकि आप तो पहले से ही सीखे सिखाए हैं। तो बच्चे को सिखाना है, और बच्चे को जब सिखाना है तो कक्षा में बिल्कुल क्लियरली ये बात स्पष्ट है कि आपको वहां पर केवल भाषा अधिगम के बारे में सोचना है। जिस लैंग्वेज में आपको वहां पर पढ़ानी, आप चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, संस्कृत पढ़ा रहे हो, आपको ये चाहिए कि वहां पर किस तरह का वातावरण क्रिएट कर दें कि बच्चा अपने आप ही क्रिएटिव हो जाए, अपने आप ही सृजनात्मक हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब बच्चे को आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं तो वहां पर एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा परिवेश, माहौल आप वहां पर बनाएंगे कि बच्चा जो विषय पढ़ रहा है उसी विषय में वहां पर वार्तालाप करें। बच्चों को समझाइए कि आप जिस तरह से आप चाहे बोले, लेकिन उसी भाषा में बोलना जिसका ये पीरियड चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं कि जो एग्जाम में कई बार आता है, क्योंकि भाषा और अधिगम के बारे में 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि भाषा क्या है। एक भाषा को अर्जित किया जाता है या भाषा का अधिगम कराया जा सकता है। देखिए, भाषा का अर्जन और अधिगम ये दोनों बिल्कुल जस्ट डिफरेंट चीजें हैं। आपको समझना चाहिए इस बात को भी, और बच्चे को भी समझाना चाहिए कि बच्चे के ऊपर जब आप समझते हैं कि बच्चा अर्जन कर रहा है या अधिगम कर रहा है, क्योंकि अर्जन जो होता है वो नेचुरली होता है। बच्चा अपने आस पड़ोस से, अपने माता पिता से स्वयं अनुकरण करके सीख लेता है। इसे कहते हैं भाषा का अर्जन करना। और भाषा अधिगम जो होता है, इसका मतलब है कि आप भाषा को सिखा रहे हैं, उसको उसके परिवेश में ढालेंगे। कक्षा में जाएंगे तो परिवेश में ढाल करके आप उसको अधिगम कराएंगे। तो ये डिफरेंस है भाषा को अर्जित कराने में और अधिगम कराने में, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि एग्जाम इज एक्वायर, एग्जाम जो लैंग्वेज है, सॉरी एग्जाम में लैंग्वेज इज एक्वायर, क्योंकि लैंग्वेज तो अर्जित ही की जाती है। क्योंकि जो बच्चा है भाषा को अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, और यह स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से बच्चे द्वारा अपने प्रयास से ही सीखी जाती है, अपने परिवेश से, पर्यावरण से और चारों तरफ के वातावरण से सीखता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं कि बच्चा कहाँ से सीखता है, अर्जन कहाँ से करता है, अधिगम कहाँ से करता है। तो इस तरह के ऑप्शंस में आपको क्लियरली हो जाएगा कि आपको ऑप्शन क्या करना है। अधिगम की व्यवस्था कौन करता है? देखिए, अधिगम की व्यवस्था एक संस्था है, विद्यालय संस्था है,
उसके द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल क्लियर है। और जो अर्जन है वो स्वतः ही हो जाता है। तो भाषा जो कक्षा में है वो केवल भाषा ही पढ़ाई जाए। यदि आप भाषा का जो 40 मिनट का या 35 मिनट का जो पीरियड आप चला रहे हैं, ले रहे हैं, उसमें केवल भाषा संबंधी ही बातें होनी चाहिए। तो कक्षा में यानी कि जो भाषा का प्रयोग किया जाए, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी ही क्यों ना, जो भाषा पढ़ाई जा रही है उसी से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाए और इसके लिए आप कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, कौशल से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ कौशल से संबंधित मिलते हैं। कौशल क्या होते हैं? कौशल 4 प्रकार के बताए गए हैं आपको। LSRW को देखिए, लिसनिंग, सबसे पहले बच्चा सुनता है, समझता है। दूसरा है स्पीकिंग, फिर उसके बाद बोलता है। रीडिंग, पढ़ना होता है, इसको हम पठन, वाचन इसको भी कहते हैं। और कई बार एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आखिरकार रीडिंग का यानी कि पठन का, वाचन का उद्देश्य क्या होता है? वाचन का उद्देश्य है अर्थ को ग्रहण करना। बच्चा अर्थ को ग्रहण करेगा, किस तरह से ग्रहण करेगा? जो उसमें लिखा है कई भाव को समझेगा। ये रीडिंग के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आता है चौथा कौशल है राइटिंग, यानी कि लिखना या लेख। उसके बाद देखिए कक्षा में जो बच्चा सृजनात्मक होता है, जो बच्चा क्रिएटिव होता है, उसी बच्चे को सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा एक क्रिएटिव है, एक सृजनात्मक है, और दूसरा बच्चा रट करके सीख रहा है, रट करके सीखने वाला बच्चा ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है, तो आप किसे अच्छा मानेंगे? तो आप, जाहिर सी बात है कि जो बच्चा क्रिएटिव है, जो बच्चा खोज करके आपको नई चीजें बना करके दे रहा है, वो बच्चा अच्छा है इसके मुकाबले कि जो बच्चा रट करके सीख रहा है। पाठ्य पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है कि पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की अच्छी होती है। बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक के स्थान पर तो एक अध्यापक को सृजनात्मकता पर बल देना है, सृजनात्मकता पर ही जोर देना है। दूसरी बात यह है कि आप बच्चे को कैसा मानते हैं? बच्चे को समान मानना चाहिए, क्योंकि विभिन्न एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न परिवेशों से आते हैं, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से आते हैं। आप सबको समान मान करके ही उनको लर्निंग कराएंगे, भाषा का अधिगम कराएंगे। इसके अलावा आपको जो तैयार करना है विभिन्न हिंदी शब्दों की व्याख्या। देखिए, एक बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम समझते हैं कि अरे सीटेट है या यूपी टेट है, हिंदी ही तो है, हिंदी का एग्जाम तो बस क्लियर कर ही लेंगे, कोई बात ही नहीं है। लेकिन हिंदी का जब एग्जाम की तैयारी के बाद जब आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद जब आपके पास आंसर की आती है, आप उसको मिलान करते हैं, तो आप सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं अरे ये तो 15 से 18 या 19 नंबर ही आए हैं, बाकी कहाँ गए? लगाए तो ठीक थे। लेकिन आप भूल जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ से मेरा मतलब है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो जानबूझ करके एक जो टीचर है आपको इसी प्रकार के एग्जाम में सेट करके देता है, ऐसे शब्दों को ही रखता है जो आपके समझ में, आपने सुने होंगे, समझे भी होंगे, लेकिन आप उनका अर्थ निकालने में वहां पर गलती कर जाते हैं। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि पिछले पेपर्स लें और वहां से जो हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स आए हुए हैं जो आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत करते हैं, परेशानी पैदा करते हैं, ऐसे शब्दों की आप सूची बना लें और फिर उनको डिफाइन करने की कोशिश करें कि ये क्या होता है। और फिर भी आपको कोई वो डिफाइंस नहीं होते हैं, तो आप इसे तुरंत हमारे पास भेज दीजिए, हम आपको बता दें। तो कुछ नकारात्मक बातें भी होती हैं बच्चों की, तो जिनको एक भाषा शिक्षक को नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, जैसे मौन पठन है, समावेशी शिक्षा है, सस्वर पठन है, वाचन है, कंठस्थ करना है। ये कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आते हैं कि ये क्या है। खासतौर पर इंग्लिश मीडियम जो लोग पढ़ कर आए हैं उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे शब्दों की आप एक पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से एक सूची, एक लिस्ट बना लें और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करें। यदि आपको नहीं होता है तो आप उसका एक फोटो क्लिक करें और हमारे पास भेज दें, हम आपको उसके अर्थ अच्छी तरह से समझा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कुछ नकारात्मक बातें भी होती हैं क्लास में जो एक टीचर को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं
कि आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। वीडियो कैसी है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, कुछ नकारात्मक बातें भी हैं जो टीचर को वहाँ पर क्लास में नहीं कर, वो कौन सी हैं आपको मैं बता देता हूँ। याद करना, बच्चों आप लोग याद कर लीजिए, तो याद कराना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। याद कराने से तो कोई मतलब नहीं है कि बच्चों को ये रटवाना नहीं है, याद कराना, रट्टा लगवाना, कंठस्थ करवाना, ये कक्षा कक्ष में नहीं होता। ये एक एनसीएफ 2005 में क्लियरली इस बात के लिए आपसे मना किया। बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो अधिक से अधिक अंक लाएं, नहीं। क्या बच्चों का उद्देश्य अंक लाना ही है? नहीं, बच्चों का उद्देश्य अधिकाधिक अंक लाना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक उनको क्रिएटिव बनाना है, उनकी सोच को, उनके माहौल को बदलना है, और एक समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाने से उसके सर्वांगीण विकास से मदद है। नियमों पर ध्यान आपको नहीं देना, लेकिन जो रूल्स हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप उनको प्यार से सिखाएंगे, उनको नियमों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। दूसरी बात है, परीक्षा पर जोर नहीं देना है। आप फेल हो जाएंगे, बच्चों को बार बार डराना है कि उनकी परीक्षा होगी, बच्चों को डर नहीं बैठाना है। तो ये नेगेटिव चीज़ है। यदि इस तरह की चीज़ें कभी ऑप्शन में आती है तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही कट होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है, यानी कि जो एक टीचर होता है उसको इस बात को बहुत ध्यान रखना होता है कि जो सही है वो तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ यदि आप उसमें से जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, वो भी कट कर देंगे तो भी आपका सही ऑप्शन बच जाता है। देखिए, 5-6 प्रश्न तो इसी प्रकार के आ जाते हैं कि जिसमें आपको ये पता लगाना कि एग्ज़ाम में ये ऑप्शन है या नहीं है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है। बच्चों की त्रुटियां नहीं बताना, बच्चों को उनकी जो त्रुटियां हैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं बताएंगे, बल्कि उनको सुधार करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बच्चे ने ये गलती क्यों की थी, तो उसको आप सुधार कर देंगे तो बच्चा अपने आप क्रिएटिव हो जाएगा। व्याकरण पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है वो केवल कौशलों पर ही उनको ध्यान देना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग पर ही ध्यान देना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए, वातावरण, व्याकरण पर ध्यान नहीं दें। इसके अलावा दंड पर कोई प्रावधान नहीं, दंड यानी कि पनिशमेंट, बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट देना ही नहीं है। बच्चे को पनिशमेंट देने का मतलब है कि आप एनसीएफ 2005 के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये एक नेगेटिव बात है, ये ऑप्शन तुरंत कट जाता है। भाषा अधिगम पर बहुत अधिक जोर नहीं देना है, ये भी बात आपको। तो जो उद्देश्य है एक उसके अंदर, बच्चों के अंदर आपको यहाँ पर उत्पन्न करना है। भाषा अर्जित की जाती है, क्लियर हो गया है। भाषा का अधिगम कराया जाएगा, उनको कौशल के बारे में क्लियर हो गया है। सृजनात्मकता उनके अंदर उत्पन्न करनी है, व्याकरण संबंधी ज्ञान उनको नहीं देना है, और उनको आदर्श नागरिक बनाना एक उद्देश्य होता है। और उनके अंदर एक टीचर यदि रुचि उत्पन्न कर पाता है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये बातें हैं, ये भाषा एक टीचर के रूप में, भाषा टीचर को वहाँ पर पता होनी चाहिए। ये सब बातें आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अब आपको इसको, पेडागोजी को समझना है। अब मैं आपको एक जो इसका सेकंड पार्ट है भाषा का, जिसमें एक पद्यांश आता है, एक पोएट्री, दोनों आते हैं और 15 नंबर के आते हैं, वो भी आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह से आपको सोल्व करनी है। पहले देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व किए जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो प्रोज का आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये प्रोज का जो गद्य है, यानी कि जो गद्यांश है, इसको आप मत पढ़िए, मेरा थोड़ा अपोजिट होता है। सबसे पहले आप इनके क्वेश्चंस को पढ़िए, और क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये सब जितने भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन आपको यहाँ पर लग रही है क्वेश्चन में, उसको केवल अंडरलाइन करना है। आप उसे अंडरलाइन यहाँ पर कर दीजिए सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए आप किस तरह से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए शुरू करें। सीटेट की परीक्षा में 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश को देकर के उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसको हल करने का तरीका एक बार थोड़ा सा देख लें कि क्या होता है। देखिए, अपठित का अर्थ ही होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। ये अपठित जो गद्यांश होते हैं अधिकतर साहित्य से दे देते हैं, विज्ञान, कला, संस्कृति,
सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र और किसी भी मानवीय की विषय के हो सकते हैं। गद्यांश प्राय प्रख्यात लेखक की रचनाओं से लिए गए होते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि इनको पूछा क्या गया है कि छात्रों का मानसिक व्यायाम हो जाता है, यानी कि उनकी जो व्यक्तिगत योग्यता है और अभिव्यक्ति की क्षमता है उसकी परख करने के लिए ये आपको दिए जाते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए, यानी कि एक आपको पेंसिल भी लेकर के बैठनी है और उसको आपको अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, तो जो उत्तर हैं सरल होंगे, संक्षिप्त होंगे, सहज होने चाहिए, अपनी भाषा में आपको उनका उत्तर देना है। एक गद्यांश आपको दिया जाता है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेष स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। अब देखिए, ये बात आपको जो गद्यांश में दी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके पढ़ें, यानी कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको पहले इनके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे की लड़ा गया। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था और अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचार और व्यवहार का। इस स्वातंत्र्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हों या गरीब, नर हों या नारी हों अथवा विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ये धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे थे। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। देखिए, बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये चूँकि गांधी जी से संबंधित है और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, तो ये गांधी जी से संबंधित है और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आज़ादी की लड़ाई से संबंधित होगा। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यह गद्यावतरण संबंधित है। अब देखिए, ऑप्शन आपको दिए गए हैं: इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र या गांधीवाद। अब हमको इसमें दो बातें तो आपको दिखाई दे रही हैं कि वो इतिहास से संबंधित है और एक गांधीवाद से संबंधित है, लेकिन गांधीवाद भी तो इतिहास में ही आता है, इसलिए इसका आंसर इतिहास होगा, ना कि गांधीवाद होगा। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और अधिकतर जो उत्तर हैं वो उसी में मिल जाते हैं। उक्त गद्यावतरण के लेखक का उद्देश्य क्या है, आपको क्या बताना चाहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को उजागर करता है, महात्मा गांधी के योगदान की प्रशंसा, या जनतांत्रिकता के लाभ बताना, या अंग्रेज राज्य के दोष गिनाना है। तो किसी की नेगेटिविटी तो हम कर नहीं सकते। जनतांत्रिकता के लाभ इतने अधिक नहीं बताए गए हैं, इसलिए ये भी कट होता है। इन दोनों के ऊपर रहता है कि दोनों में से कौन सा है। देखिए, प्रशंसा,
केवल गांधी जी ने ही तो योगदान नहीं दिया था, बहुत बड़ा योगदान है हालांकि गांधी जी का, लेकिन वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं की बात करता है। इसका उत्तर होगा ए। इस गद्यावतरण में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, गुलाम देश की क्या दशा थी, राष्ट्रीय आंदोलन क्या था, स्वराज्य से हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं। स्वराज्य से हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए। इसका सही उत्तर है ए, हमें आज़ादी कैसे मिली है, क्योंकि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य विशेषता यह है कि ये गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। इसका लाभ धर्मनिरपेक्षता के रूप में मिला, खून खराबा नहीं हुआ, इस देश में सभी वर्णों और जातियों के लोग शामिल थे। अब देखिए, ये चारों ही बातें बिल्कुल सही हैं। हमें लाभ मिला है, हम धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, खून खराबा भी नहीं हुआ था। लेकिन इस सब से ऊपर, इन सबसे ऊपर बात है कि वर्ण और जाति के लोग सम्मिलित थे, यानी कि मिलकर के लड़ा गया। सभी लोगों ने, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, नर हो, नारी हो, संप्रदाय के सभी लोगों ने ये युद्ध मिलकर के लड़ा था, आंदोलन मिलकर के हुआ था। इसलिए इसका उत्तर डी होगा। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है कि धर्म की अवज्ञा करना? नहीं, सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप न करना या विधर्मी होना। तो इसका आंसर होगा किसी के, सभी धर्मों का आदर तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन धर्म की अवज्ञा नहीं करेंगे, लेकिन किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि विधर्मी नहीं बनना है। धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? जनतांत्रिक का अर्थ होता है सभी लोग। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात थोड़ी ना की जाती है, क्योंकि सभी जाति वर्णों लोगों ने भाग लिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वतंत्रता संग्राम के पीछे गांधी जी की मुख्य प्रेरणा थी, ठीक बात है। स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष था, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 प्रारंभ हुआ था, ये भी ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम भारत के बाहर लड़ा गया था, यही गलत है और हमारा यही उत्तर होगा। इसी प्रकार से एक पद्यांश दिया जाता है, तो ये भी कविता का अंश होता है जो पहले से पढ़ी न गई हो। इसमें उससे हिंदी के प्राय महान कवियों की काव्य कृतियों से ली गई होती है और इससे पढ़ कर के कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ देर मैं पथ पर ठहर अपने दरगों को फेर कर, लेखा लगा लूँ काल का जब साल आने को नया, क्या साल पिछला दे गया। चिंता जलन पीड़ा वही जो नित्य जीवन में रही, नव रूप में मैंने सही पर हो असह्य उठी, कई परिचितों निगाहों की दया, क्या साल पिछला दे गया। दो चार बूंदे प्यार की बरसी कृपा संसार की, हाँ प्यास पारावार की, जिनके सहारे चल रही है जिंदगी, यह बेहया क्या साल पिछला दे गया। अब इस प्रश्न का देखिए कि क्या शीर्षक हो सकता है। उसमें उसने पिछले साल के बारे में बताया कि क्या साल पिछला दे गया, ये इसका शीर्षक होना चाहिए। उपयुक्त कविता में कवि किसका मूल्यांकन कर रहा है? वह पिछले साल, जो बीता हुआ साल है, उसका मूल्यांकन कर रहा है। उपयुक्त कविता में कवि अपने नित्य जीवन में क्या नहीं रहने की बात करता है? प्यास नहीं रहेगी। इस कविता में कवि कहाँ ठहर कर काल का लेखा लगाता है? घर पर, पथ पर, खेत पर, पेड़ पर, यहाँ रास्ते में बैठ जाता है और लेखा लगाता है। इस कविता में कवि द्वारा अपने दरगों को फेरने का क्या कारण है? आंखों में दर्द होना, आसमान के खूबसूरत नज़ारा देखना, समय का लेखा जोखा करना या बीते वर्ष का लेखा जोखा करना, ये इसका सही उत्तर रहेगा।
तो इस प्रकार से गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज पेडागोजी से संबंधित वीडियो। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना, और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होने की स्थिति में आप तुरंत हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045472962। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए।